हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम क्लास 11th केमिस्ट्री में यूनिट 6 स्टार्ट कर रहे हैं मेरे भाई। क्लास 11 जो केमिस्ट्री है इसमें यूनिट 6 आज से स्टार्ट हो रही है। इससे पहले हमारी 5 यूनिट कंप्लीटली हो चुकी हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इनको बहुत अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मेरे भाई जो यूनिट 6 है, इस यूनिट 6 का नाम है ऊष्मा गतिकी, मतलब ऊष्मा गतिकी, ठीक है। और जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। आपको थोड़ा सा ट्रांसलेट करूं मेरे भाई, जो ऊष्मा होता है, इस ऊष्मा का मतलब क्या होता है? ताप। जो आपकी गर्माहट होती है, जैसे हम किसी चाय के मग को पकड़ते हैं तो चाय का मग हमें गर्म लगता है, तो ये गर्माहट जो होती है वो गर्माहट मेरे भाई, या जो ताप होता है वो आपका ऊष्मा होता है। और गतिकी का मतलब होता है गति करना। गतिकी का मतलब गति करना, जिसको हम बोलते हैं डायनामिक्स। क्या? डायनामिक्स। डायनामिक्स का मतलब होता है गति करना, है ना। तो मतलब टोटली अगर बात करें तो इस यूनिट में हम जो ऊष्मा है, ऊष्मा की गति का अध्ययन करेंगे। मतलब ऊष्मा जो है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करती है, ठीक है। तो वो गति कैसे करती है, उस गति में क्या परिवर्तन होता है, क्या भौतिक परिवर्तन हो सकता है, क्या आपका रासायनिक परिवर्तन हो सकता है, इन चीजों के बारे में बड़े बारीकी से, बड़े सिस्टमैटिक तरीके से अध्ययन करने वाले हैं। तो टोटल आपको ध्यान रखना मेरे भाई, जो ऊष्मा गतिकी का मतलब क्या है, ऊष्मा का मतलब ताप का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करना। ये बिल्कुल अच्छे से, बहुत इजी भाषा में ऊष्मा गतिकी का मतलब है ना। अब मेरे भाई ऊष्मा जो गतिकी है, इस ऊष्मा गतिकी में आपको ध्यान रखना है, ऊष्मा गतिकी जो है ना, इस ऊष्मा गतिकी में हम ऊर्जा के विभिन्न, या ऊष्मा के, हम ये कहें कि ऊष्मा या जो ऊर्जा होती है, इस ऊष्मा या ऊर्जा के विभिन्न रूपों का अध्ययन करते हैं। ध्यान रखना है आपको, ऊष्मा या ऊर्जा के ना हम विभिन्न रूपों का अध्ययन करते हैं। विभिन्न रूपों का अध्ययन हम इस यूनिट में करते हैं। ऊष्मा गतिकी में ऊष्मा के विभिन्न रूपों का अध्ययन करेंगे। ऊष्मा के कौन कौन से रूप हो सकते हैं, और ऊर्जा कौन कौन से रूपों में कैसे गति करती है, कैसे मोशन करती है, उस चीज के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। एवं मेरे भाई जो ऊष्मा के जो विभिन्न रूप हैं, ऊष्मा के विभिन्न जो रूप हैं, उनमें हम मात्रात्मक, मतलब संख्या के आधार पर मात्रात्मक इसमें संबंध स्थापित भी करेंगे, मात्रात्मक संबंध भी स्थापित करेंगे। तो ध्यान रखना है मेरे भाई, ऊष्मा का गति करना, ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, यही आपका ऊष्मा गतिकी है। ऊष्मा गतिकी में ऊष्मा या ऊर्जा के विभिन्न रूपों का अध्ययन किया जाता है। ऊष्मा के हम विभिन्न रूपों को देखेंगे, किस रूप में कैसे गति करती है, और इनका आपस में मात्रात्मक संबंध स्थापित करेंगे। लेकिन मेरे भाई इस चीज जो टोटल जो चीज है सॉरी मेरे भाई, ऊष्मा की जो टोटल चीज है, इस ऊष्मा के 3 नियमों पर आधारित है। ऊष्मा गतिकी के मेरे भाई 3 नियम है, और ये 3 नियमों के आधार पर ये ऊष्मा गतिकी चल रही है। और आज तक मेरे भाई ये जो 3 नियम है, आज तक गलत सिद्ध नहीं हुए हैं, ना ही आगे जाकर ये चीज गलत सिद्ध होने वाली है। तो इतना इन चीजों को आप याद रखोगे, है ना। अब हम मेरे भाई ऊष्मा गतिकी से संबंधित जो चीजें हमें छोटी से छोटी ऊष्मा गतिकी के बारे में जो सिखाएंगी, पहले उस चीज का हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई ऊष्मा गतिकी की वो आपका जो चीज है, वो है आपका निकाय। क्या है? निकाय, ठीक है। अब मेरे भाई मैं निकाय के बारे में बात कर रहा हूं। निकाय, जिसको ना इंग्लिश में हम बोलते हैं सिस्टम, निकाय या सिस्टम। अब ये निकाय या सिस्टम क्या है? निकाय या सिस्टम क्या है मेरे भाई? आपको पता है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड तो देखो आप कितना बड़ा है। हमारा घर, तुम्हारा घर, तुम्हारे दोस्त का घर, तुम्हारे नाना का घर, तुम्हारे मामा का घर, ये सब ब्रह्मांड में है।
ये सब ब्रह्मांड के क्षेत्रफल हैं। तो मेरे भाई जो निकाय है, ऐसा जो ब्रह्मांड है इसका ही क्षेत्रफल है। जो निकाय है, निकाय भी ब्रह्मांड का ही क्षेत्रफल है, लेकिन निकाय जो है ना ब्रह्मांड का वह क्षेत्रफल है जहां ऊष्मा गतिकी का अध्ययन करते हैं, जहां हम ऊष्मा गतिकी का अध्ययन करते हैं। यदि हमारे घर में आप ऊष्मा गतिकी का अध्ययन कर रहे हो तो हमारा घर जो है ना वो निकाय होगा। यदि तुम्हारे घर में आप ऊष्मा गतिकी का अध्ययन कर रहे हो तो तुम्हारा घर निकाय होगा। तुम्हारे नाना के घर ऊष्मा गतिकी का अध्ययन कर रहे हो तो वो आपका नाना का घर निकाय होगा। मेरे भाई ऊष्मा गतिकी एक ब्रह्मांड का ऐसा क्षेत्रफल होता है जहां पर हम ऊष्मा गतिकी का अध्ययन करते हैं। मेरे भाई यदि मान के चलो एक ये पात्र है, क्या है ये पात्र है, यदि हम इस पात्र में ऊष्मा गतिकी का अध्ययन कर रहे हैं, इस पात्र में ऊष्मा गतिकी का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये जो हमारा पात्र होगा ये पात्र हमारा निकाय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निकाय कहलाएगा या सिस्टम कहलाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप चाय बनाने वाला जो पात्र होता है, जिस पात्र में चाय बनाते हो उसमें आप ऊष्मा गतिकी का अध्ययन कर रहे हो तो वो आपका जो चाय का पात्र है वो केवल आपका निकाय होगा। आप सब्जी बना रहे हो किसी पात्र में तो वो सब्जी बनाने वाला पात्र होगा, वो आपका निकाय होगा। तो निकाय ब्रह्मांड का वह क्षेत्रफल होता है जहां पर हम ऊष्मा गतिकी का अध्ययन करते हैं, कोई ऊष्मा गतिकी प्रक्रम को संपन्न करते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, ब्रह्मांड का वह क्षेत्रफल जहां ऊष्मा गतिकी प्रक्रम संपन्न होता है या ऊष्मा गतिकी प्रक्रम का अध्ययन किया जाता है वो आपका निकाय कहलाता है। और निकाय को हम तंत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तंत्र। तो निकाय या जो तंत्र होता है ये एक ही चीज होती है जिसको इंग्लिश में आपको बोला जाता है सिस्टम। ठीक है, अब समझो आगे मेरे भाई, इसमें हम ऊष्मा गतिकी का अध्ययन कर रहे हैं तो ये जो चीज है वो क्या है? निकाय है। वो क्या है? निकाय। और इस निकाय से जो भी बाहर का क्षेत्रफल है, जैसे आपका ये बाहर क्षेत्रफल है, ये आपका बाहर का क्षेत्रफल है। ठीक है, अब ये तो आपका निकाय है, ये आपका क्या है? निकाय है। ठीक है, ये बाहर का क्षेत्रफल, ये भी आपका बाहर का क्षेत्रफल, ये भी आपका बाहर का क्षेत्रफल। तो मेरे भाई जो निकाय होता है, निकाय से जो बाहर का क्षेत्रफल होता है वो आपका कहलाता है परिवेश। क्या कहलाता है? परिवेश। और इस परिवेश को, जो परिवेश होता है, इस परिवेश को हम इंग्लिश में बोलते हैं सराउंडिंग। क्या? सराउंडिंग। ठीक है, सराउंडिंग, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये आपका परिवेश हो सकता है, ये आपका परिवेश हो सकता है। ठीक है, ये आपका परिवेश हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दे रहा हूं दोस्तों, यदि मैं इस क्लासरूम, जिस क्लासरूम में पढ़ा रहा हूं, यदि इस क्लासरूम में मैं ऊष्मा गतिकी का अध्ययन कर रहा हूं तो ये जो क्लासरूम है टोटल आपका निकाय होगा। और इससे बाहर जो भी है, इसके दीवारों से बाहर जो भी क्षेत्रफल होगा वो आपका परिवेश होगा। मान लो मैं ये जो आपको बोर्ड दिख रहा है, इस बोर्ड पर ऊष्मा गतिकी का अध्ययन कर रहा हूं तो ये बोर्ड केवल और केवल मेरा निकाय होगा। बोर्ड से ऊपर, नीचे, इस तरफ का जो क्षेत्रफल होगा वो परिवेश होगा। ठीक है, तो परिवेश की परिभाषा क्या हो जाएगी? निकाय से बाहर का क्षेत्रफल, निकाय के बाहर का क्षेत्रफल परिवेश कहलाता है या सराउंडिंग कहलाता है। परिवेश या सराउंडिंग कहलाता है। आई होप मेरे दोस्तों कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, समझ में ये चीज आपको आ गई होगी। अब मेरे भाई थोड़ा सा चीजों को और याद रखना है कि जो तंत्र होता है या जो निकाय होता है इसमें दो प्रकार के गुण हो सकते हैं। ये हमारा पहला जो है मात्रात्मक गुण। मात्रात्मक गुण मेरे भाई जो आपका केवल और केवल पदार्थ जो निकाय है, जो उस निकाय की मात्रा पर निर्भर करेगा। निकाय की मात्रा, देखो ये निकाय है, निकाय में कुछ ना कुछ पदार्थ तो होगा और उस पदार्थ का कुछ द्रव्यमान भी हो सकता है, कुछ भार भी हो सकता है, कुछ आयतन भी हो सकता है, कुछ ऊर्जा भी हो सकती है। तो मेरे भाई जो निकाय है या जो तंत्र है ये इसके मात्रात्मक गुण कहलाते हैं जो केवल मात्रा पर निर्भर करते हैं। ऐसे गुण जो मात्रा पर निर्भर करते हैं उन्हें हम बोलते हैं मात्रात्मक गुण। और मात्रात्मक गुण द्रव्यमान हुआ, भार हुआ, आयतन हुआ, ऊर्जा हुई, ये आपके मात्रात्मक गुण हो सकते हैं, होते हैं। और मेरे भाई इस निकाय में कुछ विशिष्ट गुण भी होते हैं और विशिष्ट गुण पदार्थ की प्रकृति पर
ऊपर निर्भर करते हैं। जैसे ये निकाय है, इस निकाय का क्या कुछ ताप नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, ये विशिष्ट गुण है। निकाय का दाब नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। निकाय की कुछ ऊष्मा नहीं हो सकती? हो सकती है। निकाय का कुछ घनत्व नहीं हो सकता? हो सकता है। निकाय का कोई पदार्थ है तो उसका पृष्ठ तनाव भी हो सकता है। तो तंत्र के ये जो गुण है, तंत्र में दो प्रकार के गुण होते हैं, एक मात्रात्मक गुण और एक विशिष्ट गुण। आई होप कि ये आपको देखे समझ में आए होंगे। तो ये निकाय हुआ मेरे भाई। निकाय के बारे में अब हम आगे चीजों को जानते हैं मेरे भाई। यदि हम आगे निकाय या जो तंत्र है इसके प्रकार की बात करें तो जो निकाय या तंत्र है वो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के मेरे भाई? तीन प्रकार के, जिसमें से आपका पहला निकाय जो होता है वो होता है खुला निकाय, दूसरा आपका निकाय होता है बंद निकाय और तीसरा आपका निकाय होता है विलगित निकाय। अब ये क्या चीज होती है उसको समझेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम समझ रहे हैं खुला निकाय, है ना। खुला निकाय मतलब मान के चलो मेरे भाई, ये हम चाय खुले पात्र में चाय बना रहे हैं, ठीक है। मान के चलो ये एक पात्र है, क्या है ये? एक पात्र है ना। और इस पात्र में हम इसमें यहाँ तक ये जो द्रव भरा हुआ है और इसमें हम इस पात्र में हम क्या बना रहे हैं? चाय बना रहे हैं, है ना। तो ये पात्र का जो अंदर का क्षेत्र है ये तो आपका क्या होगा? निकाय होगा। और ये जो बाहर का एरिया है ये आपका परिवेश होगा। क्या होगा? परिवेश होगा। ये भी आपका परिवेश होगा, यहाँ भी आपका परिवेश होगा, यहाँ भी आपका क्या होगा? परिवेश, है ना। तो मेरे भाई खुला निकाय एक वह निकाय होता है जिसमें निकाय और परिवेश, ये निकाय और ये क्या है? परिवेश, इन दोनों के मध्य ऊर्जा, क्या? ऊर्जा मतलब ऊर्जा मतलब इसके जो निकाय है इसके अंदर ऊर्जा जा भी सकती है और इसके अंदर से ऊर्जा हम बाहर भी निकाल सकते हैं। क्योंकि निकाय तो जो खुला है ना, मान के चलो हम चाय बना रहे हैं तो चाय हम बनाएंगे तो उसकी जो भाप होती है चाय बनाते समय भाप निकलती है, तो वो ऊर्जा बाहर निकल सकती है। और उसमें जो ऊर्जा है अगर हम कोशिश करें तो उसके अंदर और ऊर्जा हम दे भी सकते हैं। बोलो, हम जैसे नीचे से उसको गर्म कर रहे हैं, गैस पे रखकर अगर हम उसको बर्तन को, चाय वाले बर्तन को गर्म कर रहे हैं तो ऊष्मा हम दे रहे हैं ना, उसको ऊष्मा दे रहे हैं। और ऊपर से खुला है तो ऊष्मा बाहर भी निकल रही है। बोलो, तो ऊष्मा हम उसको दे भी सकते हैं, ऊष्मा हम उससे ले भी सकते हैं, ठीक है। और द्रव्य मतलब पदार्थ, जैसे मान के चलो अगर वो निकाय खुला है वो निकाय, तो जो ऊष्मा है, जो द्रव्य है मतलब जो पदार्थ है उसके अंदर, जैसे मान के चलो पहले हमसे मम्मी ने बोला कि 3 मग चाय बनाओ। कितने मग बनाओ? 3 मग चाय बनाओ। फिर मम्मी ने बोल दिया कि आप 4 मग चाय बनाओ। कितने मग चाय बनाओ? 4 मग। तो हम उसमें और जो पानी है और जो जल है उसमें डाल सकते हैं, मतलब जो पदार्थ है उसके अंदर डाल सकते हैं। और यदि मम्मी ने बोल दिया कि चाय कम करो, तो जैसे 3 मग चाय थी तो उसमें से हम 1 मग चाय कम भी कर सकते हैं, है ना। तो मतलब वह निकाय जिसमें निकाय और परिवेश के मध्य ऊर्जा और द्रव्य मतलब पदार्थ का आदान प्रदान हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। खुला निकाय है, ऊष्मा हम दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, पदार्थ हम इसको मिला भी सकते हैं, बाहर भी निकाल सकते हैं। तो इनका आदान प्रदान होता है, उसे हम बोलते हैं खुला निकाय। जैसे खुले पात्र में जो चाय बनाना है ये आपका खुला निकाय है। समझ गए ना? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड मेरे भाई जो निकाय है हमारा, बंद निकाय। बंद निकाय मेरे भाई एक ऐसा निकाय होता है जिसमें निकाय और परिवेश के मध्य ऊर्जा का आदान प्रदान तो हो सकता है, ऊर्जा तो आ जा सकती है, लेकिन जो द्रव्य होता है, जो पदार्थ होता है, उसका आदान प्रदान नहीं होता। एग्जाम्पल, जैसे बंद पात्र में आप चाय बना रहे हैं, मान के चलो ये जो पात्र पहले खुला था इस पात्र को हमने बंद कर दिया। क्या कर दिया? बंद। अब इस पात्र को हम गैस पे रखे हैं तो गैस की जो ऊष्मा है इसके अंदर जा सकती है। गैस की जो ऊष्मा है, गर्म कर रहे हैं, जो ऊष्मा है, जो ताप है, वो अंदर जा सकता है, आपको पता है, जा सकता है। और यहाँ से जो ऊपर से ऊष्मा बाहर भी निकल सकती। क्यों नहीं निकल सकती? ये पदार्थ क्या होगा? गर्म होगा और धीरे धीरे फिर ये पदार्थ ठंडा हो सकता है। ऊष्मा हम दे सकते हैं और ऊष्मा बाहर भी निकल सकती है। ऊष्मा मतलब ऊर्जा हम इसको दे सकते हैं और इससे ऊष्मा बाहर भी निकल सकती है, क्योंकि गर्म करेंगे तो ऊष्मा दे रहे हैं और यहाँ से ऊपर से ये ऊष्मा धीरे धीरे करके बाहर भी निकल जाएगी, है ना। लेकिन जो आपका द्रव्य है, अब ये बंद पात्र है, क्या इसके अंदर और द्रव मिला सकते हैं?
नहीं, अगर हम द्रव मिलाएंगे तो ये तो बंद है, ऊपर से द्रव इधर नीचे गिर जाएगा और इधर नीचे गिर जाएगा। द्रव में मिला नहीं सकते। क्या यहां से मिला सकते हैं? बिल्कुल नहीं मिला सकते। द्रव का कोई आदान प्रदान नहीं होगा, केवल ऊर्जा या ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है, उसे हम बोलते हैं बंद निकाय। ठीक है, तो वह निकाय जिसमें निकाय व परिवेश के मध्य ऊर्जा का तो आदान प्रदान होता है किंतु द्रव का नहीं, उसे हम बोलते हैं बंद निकाय। जैसे बंद पात्र में आप चाय बना रहे हो, उसके अंदर कोई पदार्थ नहीं मिला सकते, ऊष्मा आदान प्रदान हो सकती। आई होप आप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मेरे भाई जो हमारा थर्ड निकाय है वो आपका है विलगित निकाय। कौन सा निकाय? विलगित, सॉरी एक सेकंड मेरे भाई, विलगित निकाय। विलगित निकाय जो हमारा थर्ड निकाय है मेरे भाई, ये आपका विलगित निकाय है। कौन सा निकाय? विलगित। अब विलगित निकाय मेरे भाई वह निकाय होता है जिसमें निकाय और परिवेश के मध्य ना तो ऊर्जा का और ना तो द्रव्य का, दोनों का ही आदान प्रदान नहीं होता। आपने मेरे भाई देखा होगा थर्मस, अगर हम यदि थर्मस में यदि हम चाय रख देते हैं तो वो चाय गर्म बनी रहती है। चाय गर्म बनी रहती है, चाय ठंडी नहीं होती, आपको पता है ना। थर्मस में यदि गर्म पानी रख देते हैं तो वो गर्म पानी गर्म ही बना रहता है, वो गर्म पानी गर्म ही बना रहता है, ठंडा नहीं होता। क्यों? क्योंकि थर्मस के अंदर ना तो हम ऊर्जा दे सकते हैं, ना तो थर्मस के अंदर से ऊष्मा बाहर आती है। तो ध्यान रखना मेरे भाई, जिसे में ना तो हम ऊष्मा दे सकते हैं ना उसमें द्रव्य दान, मतलब ऊर्जा और द्रव्य दोनों का आदान प्रदान उसमें नहीं होता। जो थर्मस होती है दोनों का आदान प्रदान उसमें नहीं होता, इसलिए उसमें जो चाय होती है वो गर्म बनी रहती है, चाय ना गर्म बनी रहती है ना। तो ध्यान रखना मेरे भाई, जिसमें ऊर्जा और द्रव्य दोनों का आदान प्रदान नहीं होता उसे हम बोलते हैं विलगित निकाय। और विलगित निकाय का एग्जाम्पल क्या है? थर्मस। थर्मस में मेरे भाई 2, 3, 4 लेयर बनी होती है ना, इस टाइप से। जैसे मान के चलो ये इसके अंदर क्या भरी हुई? चाय। तो एक लेयर ये है, एक लेयर इसके ऊपर और बनी रहती है और एक लेयर इसके ऊपर और बनी रहती है। इस प्रकार से जो थर्मस होती है इसमें 3 लेयर होती हैं और 3 लेयर होने के कारण इसमें जो ऊष्मा है वो बाहर नहीं निकल पाती। इसकी जो ऊष्मा है वो बाहर नहीं निकल पाती, ना ही अंदर की ऊष्मा बाहर और ना ही बाहर की ऊष्मा इसमें अंदर जा पाती है ना। और द्रव्य का तो कोई फिर सवाल ही नहीं उठता, अगर ये बंद है द्रव्य तो इसके अंदर हम डाल ही नहीं सकते। तो ये हमारा विलगित निकाय है मेरे भाई। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस मेरे भाई हम यही पढ़ रहे हैं और आपकी जो कल की वीडियो होगी उसमें हम ऊष्मा गति की प्रक्रम पढ़ने वाले हैं, ऊष्मा गति की प्रक्रम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस अगली वीडियो में आपकी आने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो मजा आया, वीडियो को दिल से लाइक करो। आपको पिछली वीडियोस देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, है ना, और वहां से आप देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच।